हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अगली क्लास के अंदर। बेटा जो आज आपने मैंने बताया था, जो अपना चल रहा था कि हर्ष सर का जो गैस पेपर चल रहा था उसके आज लास्ट क्वेश्चंस हैं। जो हर्ष सर ने गैस पेपर बनाया था उसके आज अपन लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। उसके बाद हर्ष सर बहुत ही मेहनत करके आपके लिए एजीवी का, बहुत सारे लड़के डिमांड कर रहे थे बच्चे अपने कि भाई एजीवी का पेपर बनाओ सर। तो हर्ष सर के कहने पर, अपन ने कहने पर, आप सभी के प्यार के चक्कर में हर्ष सर फिर आपके लिए एक एजीवी का गैस पेपर और बना रहे हैं, जो बहुत ही जल्दी लेके आएंगे हम। ठीक है। और ये भी क्या है बेटा, इसमें भी जो अपने 20 क्वेश्चन बचे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मान लो एग्जाम की दृष्टि से पूरे सर ने अनुभव के निचोड़ दिया है, मान लो। ठीक है। तो जो भी हमारे लाडले आ गए हैं, सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल समझ गए गुरुदेव बोले, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा। जो भी अभी नहीं, लास्ट में करना है जब पूरा वीडियो देख लो। तो फटाफट अपन बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे। तो शुरू हो जाते हैं बेटा। हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव के लिए सही है। आप इन दोनों के लिए हॉट एयर ओवन पहला ऑप्शन है। हॉट एयर ओवन का सिद्धांत ड्राई हीट, जबकि ऑटोक्लेव का सिद्धांत दाब के साथ मॉइस्ट हीट पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, हॉट एयर ओवन 160 डिग्री 1 घंटे के लिए, जबकि ऑटोक्लेव 121 डिग्री 15 एलबीएस 15 मिनट के लिए कार्य करता है। दोनों स्टरलाइजेशन का कार्य करते हैं और सभी सही है। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, फटाफट बताओ बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा चौथा। ठीक है, कैसे बोलो बेटा, देखो फटाफट बता देता हूं आपको। हॉट एयर ओवन है ना, वो क्या है बेटा, ड्राई हीट पर काम करता है। ठीक है, जबकि ऑटोक्लेव क्या करता है, दाब के साथ। जो 15 एलबीएस लेते हैं ना अपन, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तो क्या हो गया, ताप। 15 एलबीएस, 15 एलबीएस क्या होता है, ये दाब। तो ये ऑटोक्लेव क्या, दाब के साथ मॉइस्ट हीट पर कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्या है कि हॉट एयर ओवन का जो तापमान होता है वो 160 डिग्री पर 1 घंटे के लिए यूज करते हैं अपन, जबकि ये 121 डिग्री 15 एलबीएस और 15 मिनट बता। इतनी बार बता दिया है ना ये, जिन्होंने जो क्वेश्चन अब तक रेगुलर अपने क्वेश्चन देख रहा है, जो रेगुलर अपने क्वेश्चन की क्लास देख रहा है ना बच्चा, ऐसे मान लो उसको तो रट गए बहुत सारे क्वेश्चन, तो इतने रिपीट हो गए वो जो इंपोर्टेंट है बेटा, तो वो तो एग्जाम में आ गए तो छोड़ेंगे नहीं। तो और दोनों स्टरलाइजेशन की विधि है। ठीक है, दोनों की दोनों ही, हॉट एयर ओवन भी और ऑटोक्लेव भी। तो बेटा अगला चलते हैं। सही मिलान है। इंसाइज्ड वुंड, इंसाइज्ड वुंड किससे बनता है बेटा, ये मैं फटाफट आपको मैं ही बता देता हूं। ठीक है, अगर आप मेरे से पहले मैच कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज मैं आपको फटाफट बता देता हूं, क्योंकि बेटा इसमें मैच करने में फिर ये ऑप्शन देखने में टाइम लग जाएगा, इतना टाइम है नहीं अपने पास यार। ठीक है, बात समझो। ठीक है, तो 62 क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, ये बी ऑप्शन है ना, ये है 62 का। अब कैसे भी है बताता हूं आपको, देख लो। इंसाइज्ड वुंड किससे बनता है बेटा, धारदार हथियार से बनता है, आप सबको पता है। ठीक है, और अनियमित सिरे वाला वुंड उसको क्या बोलते हैं, तो बेटा लेसिरेटेड वुंड को बोलते हैं अनियमित सिरे वाला वुंड। देखो, अगर धारदार हथियार से बना हुआ घाव, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना ऐसे, तो आपको क्या करना है, उसका इंसाइज्ड वुंड आंसर करना है बेटा। ये एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है बेटा, हमने हर क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोशिश की कि मैक्सिमम चीजें आपकी कवर करवा सके, इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, अनियमित सिरे वाला घाव किससे बनता है, लेसिरेटेड वुंड से। ठीक है, तीसरा क्या है, चाकू से लगा हुआ घाव या चाकू से बना हुआ घाव। तो बेटा चाकू से बना हुआ घाव आप सबको पता है पंचर्ड वुंड बोलते हैं। जो चाकू रोप देते हैं ना, फिर उससे घाव बनता है, उसको क्या बोलते हैं, पंचर्ड वुंड। और चौथा क्या है, खरोंच वाला घाव, तो उसको बोलते हैं बेटा अब्रेजन। ठीक है, तो जिस लाडले को ये चीज पता थी बेटा, वुंड से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, और वुंड जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको पता है ना वुंड के सारे, तो ठीक है ना, वरना वुंड का पूरे टॉपिक का रिवीजन मार देना एक बार फटाफट आप। ठीक है, जिससे क्या हो, उसमें से कोई क्वेश्चन गलत हो नहीं। अगला बेटा, कौन सा, ये बेटा अवशोष्य नहीं है, अनअवशोष्य है। अनअवशोष्य मतलब नॉन अब्जॉर्बेबल, अनअवशोष्य है मतलब कि नॉन अब्जॉर्बेबल। तो कौन सा सूचर मटेरियल नॉन अब्जॉर्बेबल या अनअवशोष्य है, ऐसा कौन सा सूचर मटेरियल है जो अवशोषित नहीं होता। पहला क्या है, कैटगट। दूसरा क्या है, कंगारू टेंडन। तीसरा क्या है, कॉटन। और चौथा क्या है, पॉलीगैलेक्टिन 910। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है, बता दूं मैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ऐसे क्वेश्चन में टाइम खराब नहीं करेंगे, जो लाडले जिन्होंने कर लिया उनका तो कम से कम टाइम खराब नहीं होना चाहिए। तो इसका चला गया आंसर सी, क्योंकि बेटा क्या है, अरे कॉटन है ना, जो अपने घर पे भी काम में लेते हैं अपन।
ठीक है। तो कॉटन कभी अवशोषित थोड़ी ना होता है, कॉटन कभी अवशोषित नहीं होता, तो ये अनअवशोषित है। बाकी कैटगट, कंगारू टेंडन और पॉलीगैलेक्टिन इसको विक्राइल बोलते हैं ना। ये क्वेश्चन आया भी था, मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रिपीट हो रहे हैं, तो जो इन्होंने रेगुलर देख रहा है ना उसके तो पक्के याद हो गए होंगे। पॉलीगैलेक्टिन 910 को क्या बोलते हैं बेटा? अरे बेटा सही कह रहे हो, विक्राइल बोलते हैं गुरुजी। फिर अगला क्या है, कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, गैम्बी सूचर आंतों में, बनल मेयर सूचर टेंडन को सूचर करने के लिए, वर्टिकल मैट्रस टेल एम्पुटेशन के लिए, क्विल सूचर विजाइनल प्रोलेप्स के लिए। फटाफट बताओ बेटा कौन सा कथन गलत है इनमें? बिल्कुल सही करो बेटा। तो 64 का आंसर क्या चला जाएगा? टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेंगे, 64 का आंसर चला जाएगा सी। बेटा ये गलत है। देखो गैम्बी सूचर है ना, हमेशा आंतों के लिए लगाते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन के अंदर में, ऐसे मान लो। ठीक है, तो गैम्बी सूचर क्या है? आंतों के लिए काम लेते हैं बेटा। सिंगल सिंपल क्वेश्चन आएगा कि गैम्बी सूचर कहां काम में लेते हैं। अगला आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन की बुनल मेयर सूचर या बनल मेयर सूचर किसके लिए काम में लेते हैं? तो बेटा टेंडन को सूचर करने के लिए क्या करते हैं अपन? बनल मेयर सूचर काम में लेते हैं। तीसरा क्या है बेटा? क्विल सूचर, तो बेटा वेजाइनल प्रोलैप्स हो जाए। ठीक है, वेजाइना का प्रोलैप्स हो जाए ना, वेजाइना बाहर निकल कर आ जाए शरीर से। ठीक है, तो उसके अंदर अपन कौन सा लगाते हैं? उसके अंदर क्विल सूचर लगाते हैं, या बूनर सूचर भी लगाते हैं ना बेटा। आपको बहुत पढ़ाया था मैंने गायनी की जो शॉर्ट क्लासेस बताई थी कि फटाफट रिवीजन के लिए। तो जो लड़कों ने वो क्लास देखी है ना, उनका ये सही है। तो वेजाइनल प्रोलैप्स के लिए अपन क्या करते हैं? क्विल सूचर। बेटा वर्टिकल मैट्रस सूचर, तो बेटा वर्टिकल मैट्रस सूचर किसके लिए लगाते हैं? टीथ फिस्टुला के उपचार के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि वर्टिकल मैट्रस सूचर, ये गलत, तभी तो ये गलत है क्योंकि टेल एम्पुटेशन के लिए नहीं करते बेटा। वर्टिकल सूचर किसके लिए करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, टीथ फिस्टुला के उपचार के लिए। टीथ में फिस्टुला बढ़ जाए ना, उसके उपचार के लिए। फिर बोलो गुरुजी टेल एम्पुटेशन के लिए कौन सा अपन काम में लेते हैं? तो बेटा टेल एम्पुटेशन के लिए अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रस सूचर काम में लेते हैं। ये तो क्या है, वर्टिकल मैट्रस। और टेल एम्पुटेशन के लिए अपन क्या लेते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रस सूचर काम में लेते हैं। तो बेटा हो गया ना ये 5 क्वेश्चन। अरे मैं कह रहा हूं एक के अंदर 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, तभी तो कह रहा हूं बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट छांट के लिए बनाया हर सर ने आपके लिए। तो बिल्कुल आपको एंड तक देखना है। फिर क्या है? गलत पहचानो, डॉकिंग पूंछ काटना, डीबडिंग हॉर्न बड को जड़ाना, ईयर नोचिंग पहचान का अस्थायी विधि, डिसलोकेशन जोड़ का अस्थि का, जोड़ की अस्थि है ना वो विस्थापित हो जाएगी, जोड़ की अस्थि का विस्थापन। तो कौन सा कथन गलत है? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इतनी बार रिपीट हो चुके हैं ना ये क्वेश्चन। ये तो इसलिए आ रहे हैं बार बार क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट तो वही है ना। तो ये तो गैस पेपर है कि एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने लायक। तो बिल्कुल इसका आंसर चला जाएगा सी। ठीक है, ईयर नोचिंग बेटा ये पहचान का अस्थायी तरीका नहीं है बेटा। कान पे वी आकार का कट लगा देते हैं ना सुअर के। पहली बात तो ये नोचिंग करते किसके अंदर? सुअर के अंदर करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात क्या कि ये पहचान का स्थायी तरीका है, कान काट देंगे तो कान जुड़ थोड़ी जाएगा वापस से, वो तो वी शेप का तो कटा हुआ ही रहेगा। तो इसलिए क्या है, ये अस्थायी नहीं स्थायी है। आप पूंछ काटना आप सबको बताइए डॉकिंग बोलते हैं, और हॉर्न को जड़ा देना, हॉर्न बड होती है ना उसको जड़ा देना डीबडिंग बोलते हैं। और जो जोड़ है, जो जोड़ की जो अस्थि है वो विस्थापित हो जाए, हिल जाए, इधर उधर डुल जाए, ठीक है, तो उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। आप सबको बताइए। तो फटाफट अपन ने क्या किया, 5 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया यहाँ पे। अगला क्या है? फ्रैक्चर के बाह्य स्थिरीकरण की विधि नहीं है। देखो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, नहीं है। तो देखो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। फ्रैक्चर की बाह्य स्थिरीकरण की विधि नहीं है। स्प्लिंट, पोप कास्ट, बोन प्लेट, थॉमस स्प्लिंट, इनमें कौन सी बाह्य स्थिरीकरण की, जो फ्रैक्चर हो जाए ना उसकी बाह्य स्थिरीकरण की विधि नहीं है? तो बिल्कुल बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। बहुत लड़कों ने कर लिया, जो उन्होंने कर लिया उनको बधाई हो। समझ लो आप एग्जाम के बिल्कुल निकट आ गए, तैयारी बड़ी है आपकी। और जिनका नहीं हुआ लाड लो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता कर लो आप पहले ही, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बहुत सारे कहेंगे यार उस दिन काश मैं कर लेता, तो काश नहीं रहना चाहिए बेटा। जितनी मेहनत कर सकते हो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो करो। तो बेटा देखो ध्यान रखना, स्प्लिंट है ना ये भी बाहर ही लगाते हैं अपन। पोप कास्ट है ना ये भी बाहर ही लगाते हैं, जहां फ्रैक्चर हो जाए ना, वैसे मान लो पैर के फ्रैक्चर हो जाए तो पैर के बाहर लगा देंगे, प्लास्टर करते हैं ना वैसे। थॉमस स्प्लिंट ये भी बाहर लगता है, लेकिन बोन प्लेट बेटा अंदर लगती है। ठीक है, बाहर बाह्य स्थिरीकरण का तरीका नहीं है, ये आंतरिक स्थिरीकरण का तरीका है। तो ठीक है बेटा टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गलत मिलान है एफ्रोडीजिएक कामोत्तेजना को गठाने वाली औषधि, डायूरेटिक मूत्र त्याग को बढ़ाने वाली औषधि, कार्मिनेटिव रूमन में गैस बाहर निकालने वाली औषधि, डायफ्रोटिक्स पसीने के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि। बेटा
सारी चीजों का रिवीजन करवा रखा है, अगर पिछले क्वेश्चन आपने कर रखे हैं तो। कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो रिवीजन नहीं हुआ हो, और अब गलत हो रहे हैं ना जिनके रिवीजन करने के बाद भी, तो बेटा सोच लो, आपको मेहनत की जरूरत है, अभी भी फटाफट रिवीजन की जरूरत है जो टॉपिक गलत हो रहा है वो। तो क्या चला जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही करो बेटा, ए चला जाएगा। एफ्रोडीजिक प्रॉपर्टी क्या है? एफ्रोडीजिक ड्रग क्या होती है? गठाने वाली नहीं होती बेटा। एफ्रोडीजिक क्या होती है? कामोत्तेजना को बढ़ाने वाली औषधियां। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पाले कामोत्तेजना को बढ़ाने वाली औषधियां क्या कहलाती है? एफ्रोडीजिक। कामोत्तेजना को गठाने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं फिर? तो बेटा कामोत्तेजना को गठाने वाली औषधियों को एन एफ्रोडीजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन एफ्रोडीजिक। ठीक है, एफ्रोडीजिक तो बढ़ाने वाली होती है, गठाने वाली क्या बोलते हैं? एन एफ्रोडीजिक बोलते हैं। बाकी ये सारी सही है। गैस को बाहर निकालने वाली औषधियां कार्मिनेटिव बोलते हैं, आपको पता है। मूत्र को बढ़ाने वाली औषधियों को डायरेक्टिव बोलते हैं, अभी भी पता, आपको पता है। और पसीने के स्राव को बढ़ाने वाली उसको डायफ्रोटिक्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, इसीलिए कह रहा हूं ना, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने यहां पे लेके आए हैं आपके लिए। अगला क्या है? मिड्रेटिक्स, आंखों की पुतली को फैलाने वाली ड्रग्स। एनहिस्टामिनिक, एलर्जी को कम करने वाली ड्रग्स। नसेड, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। परगेटिव, मल में जल की मात्रा बढ़ाकर बाहर निकालना। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखते ही सही कर दिया आपने, बिल्कुल सही करो बेटा। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में टाइम खराब नहीं करेंगे, जिनका गलत होना लाड लो, वो समझ लो। अब गलत हो गया तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि मेरा गलत हो गया। बेटा ये सोचो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को पता लग गया, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बेटा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन तो एंटीबायोटिक है ना, नशेड थोड़ी ना है। नशेड तो कौन सी है? मेलोक्सिकैम, पैरासीटामोल है, कौन है? फिनाइलबिटाजोन, फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमिन, ये क्या है? ये है नशेड। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन तो एंटीबायोटिक है, तो क्या हो गया? गलत मिलान हो गया ना। अगला गलत मिलान है यूथनेसिया, दर्द रहित मौत। सियालागोक्स, लाल श्रवण गठाने वाली ड्रग्स। हिप्नोटिक, अर्धनिद्रा वाली औषधि। एनाल्जेसिक, दर्दनाशक औषधि। बेटा सारी की सारी चारों के चारों ऑप्शन आपको पिछले क्वेश्चनों में हमने करवा रखे हैं। अब जिस लाडले ने ये गलत कर दिया ना, तो बेटा इसका मतलब आपकी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ नहीं रहे। इतना हमारे इतनी मेहनत करने के बाद भी वो आप चीजों को गलत कर रहे हो ना बेटा, फिर तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के ला सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें बता सकते हैं, बस साथ तो आपको ही देना पड़ेगा बेटा। तो 69 का बेटा चला जाएगा बी। देखो बेटा दर्द रहित मौत को यूथनेसिया बोलते हैं, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए ना अर्धनिद्रा वाली औषधियां, तो उसको हिप्नोटिक बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दर्द निवारक औषधियों क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा लार के श्रावण को गठाने वाली औषधियों को एंटी सियालागोक्स बोलते हैं बेटा, सियालागोक्स नहीं बोलते। सियालागोक्स क्या होती है? लार के श्रावण को बढ़ाने वाली ड्रग्स को बोलते हैं। तो बेटा अब बस बता दिया, तो इसके आगे चलते हैं बेटा। देखो टाइम बिल्कुल नहीं बचा अपने पास, तो फटाफट फटाफट करेंगे रिवीजन। जितनी ज्यादा चीजों का रिवीजन कर सके ना उतना ही बढ़िया है बेटा। कौन सा समूह जीवाणु के विरुद्ध कार्य नहीं करता? पहला तो क्या है? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। दूसरा क्या है? पैरासीटामोल, मेलोक्सिकैम। तीसरा क्या है? सेफ्टियोफर, स्ट्रेप्टोमाइसिन। चौथा क्या है? इरिथ्रोमाइसिन और एनरोफ्लोक्सासिन। अरे बेटा बोलो गुरुजी देखते टिका दिया ये तो, इसका आंसर क्या चला जाएगा? अरे बोलो गुरुजी इसका तो बी जा रहा है ना, क्योंकि बाकी तो सारी एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, सेफ्टियोफर एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है। अरे पैरासीटामोल और मेलोक्सिकैम क्या है? ये तो नसेड है, ये तो दर्द को, सूजन को, इनको कम करती हैं, ये जीवाणु के विरुद्ध थोड़ी ना काम करती हैं। तो इसका आंसर क्या चला गया? बी। बेटा ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे देखो, लेकिन जिसने अगर सरफेसली भी ढंग से पढ़ाया ना, ठीक है, उससे मतलब नहीं कितने दिनों से पढ़ रहा है, बात यह है कि कितनी इफेक्टिव तरीके से पढ़ रहा है, कितने स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है। अगला क्या है? सही मिलान नहीं है। इधर तो लिखी हुई है विषाक्तता, इधर लिखा हुआ है एंटीडोट। तो लेड टॉक्सिटी में अपन क्या देते हैं? कैल्शियम ईडीटीए। नाइट्रेट नाइट्राइट टॉक्सिटी में क्या? 1% मिथाइलिन ब्लू। साइनाइड टॉक्सिटी में क्या? सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट। और ऑर्गेनोफॉस्फेरस विषाक्तता के अंदर बाल। बेटा ये सारे मैंने 3 बार रिवीजन करवा दिए, ठीक है, 3 बार ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं। अभी भी क्वेश्चन गलत मत करो बेटा, और अभी भी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन एक बार पिछले जो रह रहे हैं वो भी जाके फटाफट कर लो, और जो नहीं आ रहे ना उनको याद कर लो, चाहे फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार देख लो, या उस पूरे टॉपिक को दोबारा पढ़ दो, पर बेटा गलत मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? 71 का डी।
बेटा देखो लेड टॉक्सिटी हो जाए ना उसमें अपन कैल्शियम ईडीटीए देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर देखो ये 4 क्वेश्चन है अपने आप में, 5 क्वेश्चन है ये, अभी बताता हूँ 5 क्वेश्चन कैसे हैं। ऐसे ऐसे मिलान, इतने मिलान नहीं आएंगे एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि नाइट्राइट और नाइट्रेट टॉक्सिटी में क्या देते हैं, तो 1% मिथाइलिन ब्लू बहुत बार बता चुका मैं। साइनाइड विषाक्तता, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट, ये भी मैं बहुत बार बता चुका। ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ये भी मैंने बता चुका बेटा कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंदर अपन क्या देते हैं, अरे डाई एसिटाइल मोनोक्सिम देते हैं ना, जिसको DAM बोलते थे। ये क्वेश्चन मैंने पीछे कराया हुआ है, जिसका कया है ना, जिसने सारे क्वेश्चन किए हैं पीछे वाले, और मैंने कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार रिवीजन करते रहना, जो गलत हुए हैं उनका, जिन्होंने किया है ना उनका तो सही है बेटा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस DAM यानी कि डाई एसिटाइल मोनोक्सिम, ठीक है। फिर बोले गुरुजी ये बाल है ना, ये बाल किसके लिए काम में लेते हैं, तो बेटा ये आपको बताया हो ना, बाल या डाइमरकेप्रोल किसके लेते हैं अपन, आर्सेनिक और मरकरी का एंटीडोट है ये। आर्सेनिक और मरकरी का उपचार के लिए अपन कौन सी चीज काम में लेते हैं, तो आप क्या कर दोगे क्वेश्चन के अंदर आंसर में बाल या डाइमरकेप्रोल, ठीक है। अगला मिलान गलत है, PULV किसके लिए, पाउडर के लिए लेते हैं, SOS इमरजेंसी से पहले, नहीं इमरजेंसी में, और Q A है, ये A लेते हैं पहले के लिए, और PC है खाने से पहले। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा D, ठीक है। अगर बेटा देखो D कैसे, अरे PC खाने से पहले को नहीं बोलते, PC बोलते हैं खाने के बाद को। खाने से पहले को क्या बोलते हैं, अरे AC बोलते हैं बेटा। AC क्या होता है, खाने से पहले। PC क्या होता है, खाने के बाद। तो ये मिलान गलत हो गया ना, PULV बिल्कुल पाउडर को ही बोलते हैं, ठीक है। अगर आ जाए ना इमरजेंसी में, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, तो SOS बोलेंगे इसको, ठीक है। और A को बोल दिया अपन ने पहले। तो फटाफट चलते हैं बेटा आगे, फटाफट देखो चीजों का रिवीजन करना है अपने को, जितनी ज्यादा क्वेश्चन हो सके। गलत पहचानो, कौन सा इनमें से गलत है। एक ग्रेन कितने के बराबर होता है, 65 मिलीग्राम। 1 ml में कितनी ड्रॉप आती हैं, 20 ड्रॉप। 1 टीस्पून फुल में आती हैं 15 ml, और 1 kg में आता है 2.2 पाउंड। इनमें कौन सा कथन गलत है, इनमें कौन सा कथन गलत है, फटाफट बताओ बेटा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, 1 टीस्पून में C आंसर चला जाएगा इसका। 1 टीस्पून फुल में है ना, 15 ml थोड़ी ना होता है। कितना होता है बेटा 1 टीस्पून फुल में, 1 टीस्पून फुल में होता है सिर्फ 5 ml। अरे फिर 15 ml किस में होता है बेटा, 15 ml होता है बेटा जो 1 टेबल स्पून फुल आ जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि 1 टेबल स्पून फुल के अंदर कितना आता है बेटा, तो 1 टेबल स्पून फुल के अंदर आता है 15 ml, ठीक है। तो ये हो गया 1 टेबल स्पून और 1 टी स्पून फुल की बात, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला चलते हैं बेटा, फटाफट चलो अगले क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड, ठीक है ना। फिर क्या अगला, इसमें 1 ml के अंदर कितना हो गया, सही कर रहे हो बिल्कुल, ये सारी चीजें सही है आपकी। लेकिन मेरे को 1 ml बेटा ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा, 1 ml के अंदर क्या है बेटा, 16 ड्रॉप होती हैं ना कि 20 ड्रॉप। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्या मिसप्रिंटिंग मिस्टेक वाइज लिखा गया, ठीक है। तो ये देखो 2 चीजें इसमें गलत कथन है, 2 गलत है। एक तो टी स्पून फुल, तो टी स्पून फुल के अंदर बेटा 5 ml होता है, 15 ml किसके अंदर होता है, 1 टेबल स्पून फुल में। और ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है क्या, कि 1 टेबल स्पून फुल में, टी स्पून फुल में कंफ्यूजन मत हो जाना बेटा। और 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप होती है, 16 ड्रॉप होती हैं, 20 नहीं होती, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना। अगला बेटा, अरे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1 ड्रॉप के अंदर कितना ml होता है, तो बेटा बताया हुआ है ये भी आपको, 0.05 ml होता है 1 ड्रॉप के अंदर। गलत कथन है, एक्सटेंशन एजुकेशन जिसको बोलते हैं पर नॉन फॉर्मल, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन JP लेगन्स। प्रसार शिक्षा स्कूल कॉलेज में दी जाती है, एक्सटेंशन टीचिंग के 6 चरण हैं। तो कौन सा कथन गलत है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही बताया था मैंने। ये जो एक्सटेंशंस के अपन ने क्वेश्चंस करे थे ना, उसमें एक क्वेश्चन किया हुआ है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तभी तो कहता हूं मैं, जो कर रहा है ना क्वेश्चन रेगुलर कर रहा है बेटा, उसको बहुत फायदा मिलने वाला, देखना अब मैं बता रहा हूं। इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा C बेटा। प्रसार शिक्षा क्या है, ये नॉन फॉर्मल है। नॉन फॉर्मल क्या होता है, अनौपचारिक।
अनौपचारिक क्या होती है बेटा? जो स्कूल के बाहर दी जाती है, स्कूल के अंदर नहीं दी जाती। स्कूल के अंदर दी जाने वाली शिक्षा को क्या बोलते हैं? जैसे स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है उसको बोलते हैं अपन औपचारिक शिक्षा। लेकिन प्रसार शिक्षा क्या है बेटा? स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है या अनौपचारिक शिक्षा है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अरे पिछली एक्सटेंशन क्लास में तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, फिर भी अगर कुछ लाडले गलत कर रहे हैं तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट अब ले लो। देखो एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते हमारे लाडले का किसी का भी एक भी क्वेश्चन गलत हो। निम्न में से कौन सा ऑडियो ऐड नहीं है? रेडियो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम जिसको PAS भी बोलते हैं, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, और चौथा क्या हो गया? टेप रिकॉर्डर। ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ बेटा एक्सटेंशन में। अरे सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम तैसे मान लो इंपॉर्टेंट। बस आपको तो क्या करना है, अरे उनका जो पिछला रिवीजन नहीं किया ना, तो अभी भी आपके पास मौका है, पिछले क्वेश्चन जाके देख लो। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा सी, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। बोलो गुरुजी ओवरहेड प्रोजेक्टर होता क्या है? तो बेटा ये क्या है? ये दृश्य जो सिस्टम है उसका पार्ट है ये, जिसके अंदर भी दृश्य के अंदर भी क्या जो प्रोजेक्टेड है। देखो प्रोजेक्टर लिखा हुआ है ना, आपको मैंने बताया था पिछली जो एक्सटेंशन क्लास थी उसमें, तो ये प्रोजेक्टेड है। तो ये क्या हो गया? दृश्य साधन हो गया, दृश्य ऐड हो गया, या विजुअल ऐड बोल देते हैं जिसको। चलो भाई फटाफट कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बचे अपने। गलत मिलान कौन सा है? RSMLTI दुर्गापुरा जयपुर में, PGIVR बीकानेर में, पशुधन भवन लालकोठी में। ए और बी दोनों गलत हैं। फटाफट बताओ बेटा। अरे जिसने पिछली क्लास से अपनी ढंग से पढ़ रखी है ना, मैं कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और देखना एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन है ना इन्हीं चीजों में से आएंगे, इन्हीं इंपॉर्टेंट नोट्सों में से आएंगे, ठीक है। फिर मत कहना गुरुजी हमने तो पढ़ा नहीं। अरे अपने दोस्तों को जिनको तुम मानते हो ना उनके पास ये वीडियो भेज देना कि दोस्त पढ़ ले अभी भी। तो बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा? छिंतर का डी। क्यों बेटा? RSMLTI कहाँ है? अरे दुर्गापुरा में नहीं है, ये जामडोली के अंदर ही है। मैंने बताया था ना कि जामडोली में बहुत सारी चीज हैं, ठीक है। तो RSMLTI कहाँ है? जामडोली में। अरे PGIVR कहाँ है? वो भी जामडोली के अंदर ही है, ठीक है। अरे ये एक्सटेंशन की क्लास में पिछली क्लास में बताया था, तभी तो कर रहा हूँ बेटा। देखो पढ़ नहीं रहे ना जो। पशुधन भवन कहाँ है? लालकोटी में। ये सही है बेटा। तो बेटा ये अपने आप में 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर ही। हमने तो क्या ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके गलत मिलाओ सही मिलाओ, इतना टाइम तो होता ही नहीं। सीधे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है? अरे राजूआस है बीकानेर के अंदर, PGIVR तो कहाँ है? जामडोली जयपुर के अंदर है, और RSMLTI भी जामडोली जयपुर के अंदर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 78 गलत मिलान है। इसमें पशु मेला है, यहाँ पे आयोजन स्थल है, यहाँ पे उसके लिए उस पशु मेले के लिए कौन सी ब्रीड वहां फेमस है, कौन सी ब्रीड का खरीद फरोख्त होती है वहां पे, ठीक है। तो पहला क्या है? जसवंत प्रदर्शनी कहाँ होती है? भरतपुर में। और वहां का फेमस क्या है? कौन सी ब्रीड? हरियाणा, ठीक है। बेटा एक तरीके से आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ इसमें, पहले तो आपको बता देता हूँ कि गलत कौन सा है, ठीक है। अगर आप कर सको तो मेरे से आगे फटाफट कर लो। मल्लीनाथ बाड़मेर के अंदर कांकरेज के लिए, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन मालवी के लिए, और बलदेव मेला नौहर हनुमानगढ़ में हरियाणा के लिए। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 77 का। देखो इतना टाइम है नहीं तो इसका मैं बता देता हूँ। देखो किसी का टाइम खराब अपने को करना है नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, क्रूशियल टाइम चल रहा अभी। तो इसका आंसर क्या था बेटा? डी मिलान गलत का है। देखो बेटा जसवंत प्रदर्शनी है ना, ये कहाँ है? भरतपुर के अंदर ही है। और इसमें सबसे ज्यादा गाय कौन सी आती है? हरियाणा गाय, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? क्या तो बसंत और जसवंत प्रदर्शनी कहाँ, इसका आयोजन स्थल कहाँ है, या पूछ लेंगे कि उसके अंदर कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा फेमस है। फिर अगला क्या है? मल्लीनाथ, ये कहाँ बढ़ता है बेटा? बाड़मेर में बढ़ता है। और इसके अंदर कांकरेज जो ब्रीड है ना वो बहुत फेमस है, ठीक है। तीसरा है गोमती सागर पशु मेला है, वो बढ़ता है बेटा झालरापाटन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज फेमस है बेटा? जो मालवी ब्रीड है वो फेमस है। और बलदेव पशु मेला जो गलत कथन बता रहे हैं बड़े, तो बलदेव पशु मेला ये कहां बढ़ता है बेटा? बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो बलदेव पशु, देखो 2 चीजें हैं इसके अंदर। बलदेव पशु मेला पूछे तो बढ़ता है मेड़ता सिटी नागौर में। देखो ये हनुमानगढ़ दे रखा है, ठीक है। तो बलदेव पशु मेला तो कहां बढ़ेगा? मेड़ता सिटी नागौर में। और बेटा हरियाणा ब्रीड के लिए फेमस नहीं है ये, इसमें नागौरी ब्रीड आती है। अरे नागौर में बढ़ रहा है तो नागौरी ब्रीड तो आएगी। तो बलदेव पशु मेला कहां बढ़ता है, इसका आयोजन स्थल कहां है? तो बिल्कुल सही करो, मेड़ता सिटी नागौर में। और इसके अंदर सबसे फेमस ब्रीड कौन सी आती है? इसके अंदर सबसे ज्यादा ब्रीड आती है नागौरी ब्रीड, ठीक है। बोलो गुरुजी फिर ये नौहर है, हनुमानगढ़ है, इसके अंदर कौन सा मेला बढ़ता है? तो बेटा जो गोगामेड़ी पशु मेला है वो बढ़ता है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। और जो गोगामेड़ी पशु मेला है उसके अंदर हरियाणा ब्रीड है वो ही आती है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन के अंदर आपके
ये कम से कम 7 8 9 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, जिसको भी नहीं हुआ है, जिसका गलत हुआ है क्वेश्चन, जिसको नहीं पता था, या फिर इस पूरे टॉपिक का ही तुम वहां जाके अपनी बुक से रिवीजन कर लेना, ताकि आगे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। बेटा यहां गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए, बस हम तो ये चाहते हैं आपका। गलत कथन कौन सा इनमें से? सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन जयपुर में होता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर है। राजस्थान की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला गोगामेडी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में है। कार्तिक पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है 78 में? देखो बेटा यहां चौंक जाओगे, बोले गुरुजी मेरे को तो एक से ज्यादा लग रहे हैं, तो बिल्कुल बेटा आपको सही लग रहे हैं। इसके अंदर क्या है, ए कथन है वो भी गलत है, और डी है वो भी गलत है। बोले गुरुजी कैसे? अरे तो बेटा देखो, आय की दृष्टि से सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पशु मेला, और यहां भी क्या लिख रहेगा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, तो इन दो में से तो एक ही सही होगा। तो बेटा ये सही है। क्या है? जो आय की दृष्टि से अगर एग्जाम में पूछ ले कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहां भरता है, तो बेटा जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है, वो पुराने डाटा के हिसाब से तो क्या था, कार्तिक पशु मेला ही था पुष्कर अजमेर में, लेकिन जो अब नए ताजा डाटा है उनके हिसाब से क्या है, जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर है, वो सबसे बड़ा पशु मेला है। और सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेला किस जिले में आयोजित होते हैं, तो बेटा जयपुर में नहीं होते। ये तो हमने कल ही क्वेश्चन करवाया था आपको, और मैं कह रहा हूं जो रेगुलर क्वेश्चन कर रहा है ना हमारे साथ, उसके सारे सही होंगे। बेटा नागौर के अंदर बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर बढ़ते हैं पशु मेले, नागौर के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, जसवंत प्रदर्शनी। तो बेटा इसमें ए भी गलत है और डी भी गलत है, दो गलत हैं। बोलो गुरुजी एग्जाम में से दो गलत आ जाएंगे, अरे कैसे आ जाएंगे वहां पे। अगला बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूल की फुल फॉर्म और वो कब बसी थी या कहां पे मतलब स्थापित है। तो अमूल का फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड 1946। बेटा इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इतना टाइम लगाओगे ना आप, एक तरीके से समझ लो आपको फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम खराब नहीं होगा। इसका आंसर जाएगा बेटा डी। डी आंसर क्या है, सही नहीं पूछ रहा है, ये गलत पूछ रहा है। पहली बात तो ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। रुक जा भाई, ठीक है भाई, आप वैसे समझ लो बस, गलत है ये, सही नहीं है। ठीक है, बार बार में डिस्टर्ब हो रहा है। देखो अमूल की फुल फॉर्म क्या है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, और इसको स्थापित कब किया गया बेटा, 1946 में स्थापित कर दिया गया था अमूल को। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कब, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये दोनों हैं कहां, अमूल और एनडीडीबी, ये दोनों बेटा आनंद गुजरात के अंदर है। और ये स्थापित कब किया गया एनडीडीबी, 1965 में। अरे ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं लाड लो आपको। ठीक है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां स्थित है, करनाल के अंदर। ये क्वेश्चन नहीं करवा रखा था आपको। ठीक है, और नाबार्ड, नाबार्ड क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहां है, अरे ये बेंगलोर में स्थित नहीं है बेटा, ये कहां स्थित है, ये करनाल में है। तो बेटा इनकी अगर फुल फॉर्म तो देखो चारों की सही है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहां से ले लो, वरना जिसका क्वेश्चन गलत हो रहा है ना ये फुल फॉर्म वाला, अपने जाओ नोट्सों के अंदर जितनी भी फुल फॉर्म लिख रखी है इसके अलावा भी, वो भी सारी फुल फॉर्म एक बार फटाफट रीडिंग मार लो। अरे लास्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, चौथा गलत है। ठीक है, कहां स्थित है, बेंगलोर में स्थित नहीं है। कहां स्थित है बेटा, नाबार्ड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, करनाल के अंदर स्थित है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म तो सही है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो बेटा जब क्या है, ये लास्ट टाइम में जो इस टाइम में ढंग से रिवीजन कर गया ना, उसका सिलेक्शन 100% पक्का है। अगला गलत कथन कौन सा है, केवीएस 1992 के अंदर आई। केवीएस क्या है बेटा, की विलेज स्कीम, ये भी आपको कल ही करवाई थी। आईआरडीपी 1965 के अंदर आई थी स्कीम। आईसीडीपी, आईआरडीपी का मतलब समझ तो गए ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईआरडीपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1965 के अंदर। आईसीडीपी, आईसीडीपी क्या है, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आया 1965 के अंदर। और मिड डे मील ये कब आया, 1995 के अंदर। तो इनमें कौन सा कथन गलत है, फटाफट बता दो बेटा। देखो ये हर्ष सर ने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं, और इतना आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बार बार में कह रहे हो गुरुजी ये क्वेश्चन भी लेकर आओ, तो आप कह रहे थे बार बार में कि एजीबी के क्वेश्चन लेकर आओ, तो इसलिए मैंने हर्ष सर से बोल के, क्योंकि वो एजीबी हर्ष सर बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा सर एक ऐसा पेपर बनाओ कि हमारे स्टूडेंट्स को सारे इंपॉर्टेंट चीज
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाए। ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी लेके आ रहे हैं, और सब्जेक्ट के भी हैं जो बच रहे हैं, वो सारे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। फटाफट फटाफट आज डाल देंगे कुछ। ठीक है, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना हम आपके लिए, तो बेटा 2 सेकंड निकालनी सिर्फ आपको, सिर्फ 2 सेकंड निकाल के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी अपने प्यारे दोस्त हैं जिनको चाहते हो ना कि हमारे साथ साथ उन भाइयों का भी सिलेक्शन होना चाहिए, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना बेटा, ताकि क्या करे, अरे वो भी अपने दोस्त सिलेक्ट हो जाए। तो मजा तो तभी है ना कि सारे भाई साथ सिलेक्ट हों। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा दूसरा। देखो बेटा, की विलेज स्कीम ये सही है बिल्कुल, 1952 में आई थी। अरे की विलेज स्कीम के लिए एक चीज और बताई थी ना, मदर्स ऑफ ऑल स्कीम। ठीक है, IRDP ये बेटा 1968 के अंदर नहीं आई। कब आई थी ये? 1978 के अंदर आई थी। तो ये गलत खत्म हो गया ना। IRDP क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ICDP 1965 में आई थी, बिल्कुल कल ही बताया था आपको। मिड डे मील ये 1995 में आई थी, ये भी आपको कल ही बताया। तो ये अपने क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट हो गए हैं बेटा। अगली क्लास आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक, अपने प्यारों तक फैला दीजिए। धन्यवाद भाई।